प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? ये हमारे फ़ोन को परफॉर्मेंस देते हैं, हम हैवी टास्क कर सकते हैं, हैवी गेम्स खेल सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक प्रोसेसर के बारे में जानते हो। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन में कई ऐसे इंपॉर्टेंट काम करता है जिनके बिना फ़ोन सिर्फ एक डब्बा बन जाता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है हमारे स्मार्टफोन में और क्या सारे काम करता है। और एक प्रोसेसर में 10nm, 20nm, मल्टी कोर, ऑक्टा कोर, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, ये सब इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको कोई भी प्रोसेसर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप एक अच्छा प्रोसेसर चूज कर सको। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। प्रोसेसर एक्चुअली क्या होता है? इस छोटी सी चिप को तो हम प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है और क्या काम होते हैं। इन सब को समझने के लिए मैं एक बैंक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्रोसेसर कहने पर हमें एक चिप याद आती है, बिल्कुल उसी तरह से बैंक कहने पर बैंक की एक बिल्डिंग याद आती है। लेकिन ये सब जानते हैं कि बैंक उस बिल्डिंग की वजह से बैंक नहीं होता है, बैंक होता है उसके अंदर जो काम हो रहा है उसकी वजह से। कहने का मतलब जैसे बैंक के अंदर कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे क्लर्क, बैंक मैनेजर, कैशियर वगैरह, इन सब का अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन ये सब काम कर रहे होते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर और किसी एक बैंक के लिए, और ये सब मिल करके एक बैंक बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा प्रोसेसर भी काम करता है। कहने को तो वो सिर्फ एक चिप है, लेकिन उसके अंदर भी कई सारी यूनिट्स होती हैं जो कि अपना अलग अलग काम करती हैं, जैसे कि सीपीयू, जीपीयू वगैरह। इन सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली कहें तो प्रोसेसर कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं होता, बल्कि कई सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स का एक ग्रुप होता है और जो अलग अलग काम करती हैं और हमारे फोन में कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी यूनिट कौन सी हैं और क्या काम करती हैं। तो एक स्मार्टफोन प्रोसेसर में मोस्टली 5 यूनिट्स होती हैं: सीपीयू, जीपीयू, डीएसपी, आईएसपी और नेटवर्क कंपोनेंट्स। और एक प्रोसेसर का मतलब ही होता है ये 5 यूनिट्स। तो किसी भी प्रोसेसर को चेक करने के लिए कि वो अच्छा या खराब है, आपको ये 5 यूनिट्स के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सीपीयू से। सीपीयू हमारे प्रोसेसर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। हमारे स्मार्टफोन में सीपीयू एक माइंड की तरह काम करता है। अब हमारा स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एंड्रॉयड वर्जन हो, कोई ऐप हो या कुछ भी हो, ये सब सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोडिंग। अब कोडिंग में क्या होता है, जितनी भी ऐप्स हैं इन सब के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो कोडिंग सिग्नल के थ्रू होती है। जैसे कि हमको व्हाट्सएप ऐप ओपन करनी है तो हम व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब जब हम आइकन पर क्लिक करते हैं तो सामने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट जो होते हैं जिनसे हमने पहले बात की होती है या फिर जिनके नए मैसेज आए होते हैं। अब इसकी जगह सामने स्टेटस वाला टैब भी ओपन हो सकता था या कॉलिंग वाला टैब भी ओपन हो सकता था, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर शो हुई क्योंकि कोडिंग करके वहाँ पर ये फीड कर दिया गया था कि जब आइकन पर क्लिक किया जाएगा तो सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होगी। तो इस तरह से हमारे ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करते हैं। अब जैसे हमारा सीपीयू है तो हमने अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक किया। अब हमारा सीपीयू यहाँ पर काम करेगा। तो सीपीयू बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है: इन्फॉर्मेशन को फेच करना, उसको डिकोड करना और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना अपने फ़ोन पे। अब जब हमने व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन सीपीयू ने फेच किया, फिर ये कोडिंग के थ्रू सीपीयू तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। अब क्योंकि ये सब कुछ एक कोडिंग लैंग्वेज में है तो सीपीयू सेकंड स्टेप में इसको डिकोड करेगा, इसका मतलब निकालेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालेगा। इन्फॉर्मेशन क्या निकली कि हमने व्हाट्सएप पर क्लिक किया था और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये सेव है कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करनी है। तो ये डिकोड करके हमारे सीपीयू ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब थर्ड स्टेप में हमारा सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सामने वो चीज़ शो होने लगेगी। तो इस तरह से 3 स्टेप में हमारा पूरा काम होते हैं। सीपीयू हमारे स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, कोई ऐप खोलना, डेटा खोलना, कुछ भी, ये सब कुछ जितना भी आपके स्मार्टफोन में हो रहा है बेसिकली वो सब कुछ आपका सीपीयू ही कर रहा होता है। तो जब आपकी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ फास्ट होंगी तब जाकर के आपका फ़ोन अच्छा काम करेगा। इसलिए जितना फास्ट हमारा सीपीयू होगा उतना बढ़िया हमारा फ़ोन काम करेगा। ये तो हो गया हमारे सीपीयू का वर्किंग मेथड, लेकिन एक सीपीयू में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, कोर्स, गीगाहर्ट्ज़, कॉर्टेक्स, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि एक सीपीयू बनता कैसे है। सीपीयू बनता है सिलिकॉन की एक छोटी पतली लेयर के ऊपर, जिसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सिंपली समझते हैं तो मान लो हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर हमको एक बिल्डिंग तैयार
तैयार करनी है तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि हम उसके लिए एक नक्शा तैयार करें या फिर एक डिज़ाइन तैयार करें। अब एक बड़ी ज़मीन के लिए ये काम करना आसान होता है, लेकिन एक छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े के लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस छोटे से टुकड़े का पूरा इस्तेमाल कर सके, एक पॉइंट भी बर्बाद ना जाए। तो इसके लिए हम एक कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, वो है आर्म हमारे CPU में नक्शा तैयार करती है, यानी उसके ऊपर जो बनना है, जो कंपोनेंट उसके ऊपर बनने हैं, जो ट्रांजिस्टर लगने हैं, उन सब का डिज़ाइन तैयार करके आर्म हमको देती है। तो आपने जो स्पेसिफिकेशन में जब आप CPU के जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा Cortex A53, Cortex A73, तो ये सारे उन नक्शे का आप कोड समझ सकते हो एक तरीके से। तो वो जितनी बेहतर डिज़ाइन वो देते जाते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं खुद को, उस तरह से इनका कोड भी बढ़ता जाता है। तो ये Cortex का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो समझ लो कि आप उतनी बढ़िया डिज़ाइन उस CPU में यूज़ हुई है और वो CPU उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब हमारे पास एक अच्छा नक्शा है। अब हमको अपनी ज़मीन पर कमरे तैयार करने हैं। तो अब जो कमरे आप बनाओगे उसकी जो दीवारें हैं उसकी चौड़ाई जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपको अपने कमरे पे स्पेस मिलेगा, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी बढ़िया आप वहाँ पर मैनेजमेंट कर पाओगे। बिल्कुल ये चीज़ हमारे CPU के साथ होती है। अब CPU पर जिस लेवल पे काम होगा, यानी कि जिस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से CPU बनाया जाएगा, उतनी बढ़िया वहाँ पर आपको स्पेस मैनेजमेंट मिलेगी। जैसे कि आपके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगने हैं CPU के अंदर, वो अगर कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से लगेंगे तो वहाँ पर बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट हो पाएगी। अब बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट होगी तो उससे क्या होगा, आपका CPU में हीटिंग इशू नहीं आएगा। हीटिंग इशू नहीं आएगा तो जब आप काफ़ी देर तक अपना CPU इस्तेमाल करोगे तो वो हीट नहीं करेगा, तो वो सेम परफॉर्मेंस देता रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी देर चलाने के बाद अगर आपका CPU हीट होने लगेगा तो अपने आप उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी। तो सिंपली बात की जाए तो जब भी आपको कोई CPU ख़रीदना है तो उसकी जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है वो जितनी कम आप लोगे उतना बढ़िया आपका CPU लॉन्ग टर्म में काम करेगा और हीटिंग इश्यूज़ में कम आएंगे। तो अब हमने अपनी ज़मीन पर एक रूम बना लिया है। अब सोचो अगर हम उस एक कमरे की जगह वहाँ पर 2 या फिर 4 कमरे बनाते तो वहाँ पर 4 और फैमिलीज़ रह सकती थी और वो भी अपने अलग अलग काम कर सकती थी। तो सेम यही चीज़ हमारे प्रोसेसर के साथ भी होनी है। अब मान लो कि आप अपने प्रोसेसर पर 2 CPU लगाते हो तो वो डुअल कोर का प्रोसेसर कहलाएगा। अगर 8 CPU लगाते हो तो वो ऑक्टा कोर का CPU कहलाएगा। अब ज़्यादा CPU लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग बेहतर कर पाएगा। और आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन बन रहे हैं वो सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए ही बन रहे हैं। अगर आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाकर के ऐप यूसेज देखो तो वहाँ पर 50 एप्लीकेशन मतलब बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं। तो हर फ़ोन आज के टाइम पे मल्टीटास्क कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो प्रोसेसर चाहिए वो अच्छा मतलब मल्टीटास्क करने के लिए मल्टी कोर प्रोसेसर होना ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा आपके कोर्स होंगे उतनी बढ़िया आपको मल्टीटास्क में परफॉर्मेंस मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि कोई भी 8 कोर का प्रोसेसर किसी भी 6 कोर के प्रोसेसर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोसेसर बनते हैं तो उनमें जो कोर्स लगते हैं यानी कि जो CPU लगते हैं वो 4 कोई और टाइप के होते हैं, 4 कोई और टाइप के होते हैं। तो जो आप 8 कोर का प्रोसेसर अच्छा कह रहे हो सकता है उसमें 4 कोर कमज़ोर हों, 4 कोर थोड़े पावरफुल हों, लेकिन जो 6 कोर का आप जिसको कमज़ोर कह रहे हो उसमें जो 6 कोर लगे हैं यानी कि 6 CPU लगे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से वो आपके 8 कोर के प्रोसेसर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा हर एक CPU यानी कि हर एक कोर कि वो कौन सा CPU वहाँ पर यूज़ हुआ है और कैसी परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो वैसे आज के टाइम पे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Antutu रेटिंग और दुनिया भर की सिंगल कोर मल्टी कोर रेटिंग आ रही है, इंटरनेट में आपको मिल जाएंगी। तो वो आप देख लो, आपको वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन आपके CPU की मिल जाएगी कि कौन सा अच्छा है या कौन सा ख़राब है। लेकिन अगर आप फिर भी डेप्थ में जाकर के देखना चाहते हो तो आप इस तरह से कोई भी प्रोसेसर चेक कर सकते हो। तो अब आपकी CPU से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस बचा है आपका क्लॉक स्पीड, यानी कि आपके प्रोसेसर के नीचे जो लिखा रहता है 1 GHz 2 GHz, इसका क्या मतलब है। तो सिंपली समझ लो ये आपके प्रोसेसर की स्पीड को दिखाता है, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर आपका GHz का होगा उतना फास्ट आपका प्रोसेसर होगा। कोई भी 1 GHz का प्रोसेसर 2 GHz के प्रोसेसर से स्लो होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा नंबर GHz का उतना फास्ट आपका प्रोसेसर है। अब क्लॉक स्पीड में यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप कहो कि कोई स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर था, उसमें 2 GHz परफॉर्मेंस मिल रही थी, फिर एक नया आया 720G, उसमें जो है उसमें भी 2 GHz परफॉर्मेंस मिल रही थी। अब दोनों में सेम परफॉर्मेंस है, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं। सिंपल सा आप समझ लो कि जो GHz है उसको कहते हैं कि 1 सेकेंड में आपके CPU में जितने जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनके बंद होने और चालू होने की स्पीड को 1 GHz यानी कि 1 बिलियन ट्रांजिस्टर 1 सेकेंड में बंद हो रहे हैं और चालू हो रहे हैं। तो अब होता ये है
कि जो पुराना जनरेशन का CPU है उसमें जो ट्रांजिस्टर का इफेक्ट है, कहने का मतलब जैसे दो बॉक्सर हैं, एक मुक्का मारता है तो आदमी सीधा मर जाता है, एक मुक्का मारता है तो आदमी बेहोश होता है। इसी तरह से जो पहला जनरेशन का हमारा CPU था वो जब अपने ट्रांजिस्टर को बंद करता है और बजाता है तो उससे जो हमारे फ़ोन को रिजल्ट मिलता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो नए जनरेशन का CPU जब अपने ट्रांजिस्टर को बंद करता है और बजाता है तब जो उससे हमारे स्मार्टफोन को रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसके लिए स्पीड दोनों में सेम होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट हमारे स्मार्टफोन को आकर के निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिलता है नए जनरेशन के प्रोसेसर में। तो ये फ़र्क हो जाता है दोनों की GSZ स्पीड में। तो ये सब हो गया हमारा CPU। अब आते हैं GPU पर। तो GPU क्या करता है हमारे स्मार्टफोन में, तो हमारे स्मार्टफोन में जितनी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है ये सब GPU करता है। अब कोई हाई एंड गेम खेलना हो, कोई आपको हाई पिक्सल वाले वीडियोस देखना हो, हाई पिक्सल की इमेज रेंडर करनी हो, ये जितना भी काम है ग्राफिक्स से रिलेटेड ये सब कुछ GPU करता है। अब हमारा CPU क्या करता है, कोई भी डाटा को फेच करता है, उसको डिकोड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर आ जाए कोई ग्राफिक की बात तो CPU डाटा को फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए वो पूरा डेटा उठा करके GPU को दे देगा और GPU हमारे स्क्रीन पर इमेज को बना देगा, रेंडर कर देगा। इस तरह से हमारे GPU हमारे फ़ोन में काम करता है। अगर आपको अपना फ़ोन गेमिंग के लिए ख़रीदना है तो आपको प्रोसेसर में ये चेक करना ज़रूरी है कि उसमें GPU कौन सा यूज़ हुआ है। मोस्टली एड्रेनो या फिर मीडियाटेक का एक GPU आता है, वो स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है। सैमसंग का अलग होता है, एप्पल का अलग होता है, ये सारे अलग अलग GPU बनाते हैं। तो आपको GPU चेक करना पड़ेगा, इंटरनेट में चेक करना पड़ेगा कौन सा GPU अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कोई भी फ़ोन कंपेयर करते टाइम। तो ये आपको देख लेना है। GPU के बाद आता है ISP यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर। तो ये होता है हमारे कैमरा के लिए खास करके। जब हमारा कैमरा फ़ोटो को क्लिक करता है तो कैमरा एक हार्डवेयर है, जब वो फ़ोटो को क्लिक करता है तो उसको हमारी स्क्रीन पर शो होने के लिए एक यूनिट काम करती है, वो होती है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। इमेज सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है, ये हमारे कैमरे द्वारा खींची गई फ़ोटो को थोड़ा इम्प्रूव करता है, उसकी बिट मैनेजमेंट करता है, ये सारी चीज़ें करके हमारे स्क्रीन पर फ़ोटो को शो करता है। तो अगर आप फोटोग्राफी के लिए आपको अपना फ़ोन ख़रीदना है तो आपको अपने प्रोसेसर का ISP चेक करना ज़रूरी है, ताकि आपको एक अच्छा फ़ोटो इम्प्रूवमेंट आपके फ़ोन में मिल पाए। अब इसके बाद है DSP मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में आपकी आती है ऑडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब आपके एक फ़ोन में जब आप कोई म्यूज़िक प्लेबैक करते हो, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, जितने भी ऑडियो से रिलेटेड प्रोसेसिंग या एक्टिविटी आप अपने फ़ोन में करते हो, ये सब कुछ आपका DSP मैनेज करता है। ऑडियो से रिलेटेड हर चीज़ कुल मिला के DSP करता है। लास्ट में है हमारे नेटवर्क कंपोनेंट यानी कि RF ट्रांसीवर, 3G 4G मॉडेम। अब ये सारी चीज़ें क्या है, RF ट्रांसीवर आपका सिंपली समझ लो रेडियो के लिए है। आपके फ़ोन में एक अलग से रेडियो का ऑप्शन दिया होता है, उसके जो सिग्नल लेने होते हैं उसके लिए एक अलग से प्रोसेसर में यूनिट होती है RF ट्रांसीवर, ये हमारे रेडियो सिग्नल कैप्चर करता है। फिर उसके बाद है 3G 4G मॉडेम। तो आपके फ़ोन में जो सिग्नल आते हैं 3G 4G, ये सारे सिग्नल के लिए भी आपके प्रोसेसर में ही अलग से यूनिट होती है। ये आपके फ़ोन में सिग्नल लेकर के आता है, जितनी बढ़िया ये वाली यूनिट होगी उतने बढ़िया आपके फ़ोन में सिग्नल आएंगे। तो ये सारी 5 यूनिट मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आपको एक प्रोसेसर खरीदने से पहले ज़रूर चेक करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको आपका प्रोसेसर अच्छा या ख़राब है। बाकी आपको यूट्यूब में बहुत सारे कंपेयर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो प्रोसेसर तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, उनको चेक करो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस तरह के वीडियो और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और बस।